सत्र में तो उन्होंने सरकार ने चलने नहीं दिया। दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का जो है वोटों का हनन होगा। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज इख्तिताम हो गया। इस सरमाई इजलास में कई मुद्दे गर्म रहे। अपोजिशन ने लखीमपुर सान्या, निजकारी और दीगर कई मुद्दों पर बहस करने की कोशिश की, लेकिन ऐवानों में शोर शराबे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। इस बार सरमाई इजलास में अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मुअत्तली का मामला सरगर्म रहा। इस हवाले से अपोजिशन ने काफी मुजाहिरे किए, लेकिन बात नहीं बनी। अपोजिशन और सरकार एक दूसरे पर निशाना साधते रहे और मोरद इल्जाम ठहराते रहे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अवाम के मुद्दे सिर्फ मुद्दे रहे। मौजूदा सरमाई इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ था। इजलास की कार्रवाई 23 दिसंबर तक जारी रहने वाली थी। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को मंजूर किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इत्तेफाक और नाइत्तेफाकी हमारी जमहूरियत की है रूह। पार्लियामेंट में होने वाली नाइत्तेफाकी जायज, पार्लियामेंट के बाहर हंगामा दुरुस्त नहीं है। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपस में चर्चा हो, संवाद हो। जिन विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति निकलती है उसके भी प्रयास करते हैं, लेकिन सहमति नहीं हो तो कम से कम असहमति की बात भी सदन के पटल पर आए, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है कि लगातार चर्चा और संवाद सभी दलों से होती रहे। कई विषयों पर, कई विधेयकों पर व्यापक चर्चा भी हुई है और कई विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। मेरा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर चर्चा हो। माननीय सदस्यों ने जनता को ने चुनकर यहां पर इसलिए भेजा है कि वो एक चर्चा संवाद का एक अच्छा वातावरण बनाए। फिर प्रयास करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि संसद में हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी विषय पर सहमति असहमति तो हो, लेकिन वो संसद में ही चर्चा संवाद से हो। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन के लीडरान एहतजाज करते हुए नजर आए। पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ बीजेपी हुकूमत की मनमानी से ताबीर किया और कहा कि न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि मुल्क में जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत ही है, जिन्हें दस्तूरी व जमहूरी तरीके से चलना नहीं आता। जो मेंबर सस्पेंड हो गए हमारे 12 मेंबर्स को बाहर रख के हम सदन तो चला नहीं सकते, एक। और दूसरी चीज ये है, जो उन्होंने एक्शन लिया है वो मानसून सेशन में जो घटनाएं घटी उसके ऊपर एक्शन लिया, ये भी इलीगल है। या रूल्स को मर्यादा नहीं है, संविधान को मर्यादा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाउस किस ढंग से चलना उसको भी नहीं है। तो सब चीजें बुलडोज कर रहे हैं और बिल एक मिनटों में पास कर ले रहे हैं। सुबह यहाँ पर एक बिल पास होती है और शाम में वहां लाके वो पास कर लेते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, नहीं भेजते। अच्छा, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सभी लोग मिल के रहे, वो भी नहीं करते। तो ये क्या है, एक टाइप का ऑटोक्रेसी है। इसका तो हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए हम सबसे अपील करेंगे, सब अपोजिशन मिलके ऐसे ऑटोक्रेट गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। भैया जी जोशी जी से मैं आग्रह करूंगा कि पूरा गांधी वांग्मय पढ़ लें और गांधी की तमाम वॉल्यूम्स पढ़ लें, उनके प्रार्थना सभा में दिए गए प्रवचन समझ लें। अगर इतना ही समानता होती तो बापू हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते नहीं करते हैं ना, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बापू से बड़ा हिंदू कौन हुआ?
और मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म अपनी विशेषताओं, कमियों के बावजूद महासागर है। हिंदुत्व तालाब है, तालाब और महासागर की तुलना नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक मर्तबा फिर से राम मंदिर ट्रस्ट और राम मंदिर की तामीर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के मामले में बदउनवानी का इल्जाम आयद किया। संजय सिंह ने इसके लिए बीजेपी को मोरद इल्जाम ठहराया। प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता, विधायक, मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं। कांग्रेस की जानिब से सुरजेवाला ने भी राम मंदिर ट्रस्ट में होने वाली बदउनवानी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। 1250% मुनाफा मात्र 79 दिन में कमा लिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों का चंदा है उसे लूट लिया गया। और अब जो सनसनीखेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विषय है और वो है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौने संपत्ति अर्जित कर ली गई है। और इसके कुछ उदाहरण मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर हैं वेद प्रकाश गुप्ता, एमएलए अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के। उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी, भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या, 2,593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई। और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6,320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य, जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9,375 स्क्वायर मीटर जमीन
28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरिफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। MP अग्रवाल, डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार, DIG अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। कर्नाटक में तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल के खिलाफ सड़कों पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि कर्नाटक हुकूमत का कदम गैर दस्तूरी है, जिससे फौरन वापस लिया जाए। वाज़ेह है कि कांग्रेस और JDS अक़लियती तबकों की पुरजोर मुखालिफ के बावजूद रियासत की BJP हुकूमत ने मुतनाज़ा बिल को असेंबली इजलास में पेश किया था। वहीं कांग्रेस ने बिल को चोर दरवाजे से पेश करने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। जब हमारे देश में आर्टिकल 25 कहता है कि एवरीवन, कोई भी इस देश का नागरिक किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, कोई सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, तो दिस बिल जो अब आ रहा है, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इन कर्नाटक असेंबली, इट क्लियरली शोज, ये सीधा बताता है कि गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल। जब आप कन्वर्शन, ए पर्सन इज नॉट बाउंड टू फॉलो द रिलीजन विच इट इज बॉर्न विथ, ए पर्सन इज नॉट बाउंड टू फॉलो द रिलीजन इट इज बॉर्न विथ। एवरीवन हैज द वैल्यू, एवरीवन हैज द राइट टू चेंज द रिलीजन। इफ दे वांट टू, फॉर एनी रीजन XYZ, इफ दे नॉट फोर्स्ड एंड इफ दे वांट टू, दे कैन। ये बिल में एक बड़ी वीकनेस ये है कि इट डजंट discriminate between, doesn't distinguish between what is forced conversion and what is a normal conversion. It describes both as forced, which is not good for a democracy. People who want forced into that conversion are being punished. But my question to the government of Karnataka and to the Prime Minister of this country, why there is direct effect against minorities? Go back to CAA, you were bifurcating. Go back to the NRC, you are bifurcating. Go to NPR, you are bifurcating. Demonetization, you bifurcated. Triple talaq, you bifurcated. Sabarimala verdict, you bifurcated. Now the anti-conversion bill, you are bifurcating. It shows what exactly you are trying to break this country. I think this is unacceptable. We don't compromise this on the grounds of fascist notion. If you are planning to divide this state and the nation, I take my objection as an activist, as a human being belonging to the plural country and the largest democracy. I condemn this. The government has to immediately withdraw this anti-conversion bill. गाजियाबाद के मुरादनगर पुलिस ने गैर कानूनी असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से भारी मकदार में गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है। केस के 4 मुलजिमान ताहाल मफरूर है। बताया जा रहा है कि मीरठ में गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्री भी चल रही है, जहां से ये सप्लाई मुरादनगर तक आती थी। पुलिस मुलजिम से मजीद तफ्तीश में मसरूफ अमल है। और इस पे मौके से जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें 5 व्यक्ति हैं जो मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम अमन उर्फ अन्नू, नूर हसन सैफी, सलमान कुरैशी, सुहेल मलिक और यूसुफ रांगड़ हैं। इसके अलावा अन्य 4 व्यक्ति जो वहां थे वो भाग। नांदेड़ में इन दिनों शदीद ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से परेशान हैं। खासतौर पर फुटपाथ पर रहने वाले बेघर बेसहारा लोग ठंड की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे परेशान लोगों की मदद के लिए लायंस क्लब नांदेड़ सेंटर और बीजेपी लीडर एडवोकेट दिलीप ठाकुर की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है। ममता की गर्मी के नाम से चलाई जा रही इस मुहिम के तहत ये लोग रोजाना रात के वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं। उन्हें जहां भी कोई गरीब बेसहारा फुटपाथ पर नजर आ रहा है, उनमें कंबल तकसीम किए जा रहे हैं। पार्टी नांदेड़ महानगर और लायंस क्लब नांदेड़ सेंट्रल की ओर से हर साल हम माई की ऊप यानी कि ममता की गर्मी यह उपक्रम लिया जाता है। गए साल 2021 ब्लैंकेट हमने 40 दिन देर रात को नांदेड़ सिटी में फिर कर डाले थे। अभी कल से हम ये उपक्रम चालू किया है। इसमें 2022 ब्लैंकेट डालने का हमारा मनोदय है। अभी तक हम हर
गली गली जाकर रास्ते पे जो लोग सोए वाले हैं, जिनके आंग पे ब्लैंकेट का चद्दर नहीं है, उनको ब्लैंकेट डाल रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा 20 से 30 दिन तक चलेगा। हर दिन हम देर रात को घूमेंगे। 29 दिसंबर से कानपुर के लोगों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। अब वो मेट्रो ट्रेन का सफर भी कर सकेंगे। 28 दिसंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में मेट्रो ट्रेन कानपुर से IIT मेट्रो स्टेशन से मोती झील मेट्रो स्टेशन तक चलेगी, जिसके दरमियान 9 स्टेशन होंगे। मोती झील मेट्रो स्टेशन की सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सोयता ने। कानपुर मेट्रो आम जनता के लिए 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 28 दिसंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस समय हम मोती झील मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लिफ्ट बनाई गई है और आधुनिकता से तैयारी की गई है। और जिस तरह से हम स्टेशन की तरफ ये दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से सीढ़ियों का देखिए इस्तेमाल यहाँ पर इस सीढ़ियों से पहुँचेगा। और इस मेट्रो का हम एक बार आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि इस तरह के यहाँ पर अभी इंतज़ाम हैं। और जिस तरह से यहाँ पर किराए की बात की जाए तो किराया जो रखा गया है, इसमें बताया जा रहा है कि 1 से 3 किलोमीटर तक का जो किराया होगा वो मिनिमम 17 रुपये होगा। और जो पहला फेज़ शुरू हुआ है उसमें 9 स्टेशन हैं। 9 स्टेशन में सफ़र जो आखिरी स्टेशन तक होगा 44 रुपये का किराया देना पड़ेगा। जिसलिए यहाँ पर देखिए टिकट काउंटर भी बनाया गया है। जिस तरह से देखिए ये टिकट काउंटर यहाँ पर है। यहाँ पर आम जनता यहाँ से टिकट ले सकेगी। और ये मोती झील स्टेशन जिस तरह से यहाँ पर देखिए प्राइवेट गार्ड भी लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए गए हैं और यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती है। जिस तरह से यहाँ पर सफ़र के लिए यानी कि 28 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन के बाद 29 तारीख को जनता मेट्रो से सफ़र कर सकेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मालेगांव शहर में कौमी कौंसिल की जानिब से मुनक्किद उर्दू किताब मेले में किताबें खरीदने और कौमी कौंसिल को मुबारकबाद देने और उर्दू किताब मेले के लिए मालेगांव का शहर इंतखाब करने के लिए शहर के MLA मुफ्ती इस्माइल ने उर्दू किताब मेले में पहुंचे। उनका इस्तकबाल कौमी कौंसिल की जानिब से मेले के इंचार्ज और कौमी कौंसिल के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अजमल सईद ने किया। कौमी कौंसिल का निशान उन्हें पेश किया। मालेगांव शहर के MLA ने इस मौके पर कहा कि ये मालेगांव शहर का नसीब है कि पिछले 10 सालों में दूसरी बार किताब मेले का इनकाद मालेगांव शहर ने किया। मालेगांव उर्दू का शहर है, उर्दू को पसंद करता है, इसीलिए कौमी कौंसिल ने इस शहर में दूसरी बार किताब मेला मुनाकिद किया। मालेगांव में उर्दू किताब मेले का इनेकाद हुआ। उर्दू किताब मेला अगर देखा जाए तो ये हिंदुस्तान में 24वां उर्दू किताब मेला है। मालेगांव में दूसरी मर्तबा इसका इनेकाद हुआ है। मैं उर्दू किताब मेले के ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से शुक्रगुजारी मेरे लिए ज़रूरी है कि ये मालेगांव का नसीब है कि दूसरी मर्तबा हमें उर्दू के उन्वान से किताब मेले के इनेकाद का मौका दिया गया। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। मुल्क भर में करीब 220 से ज़ायद मामले सामने आए हैं। सिर्फ दिल्ली में 102 केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें 1 की मौत हुई है और 75 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया है और ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक बताते हुए जंगी पैमाने पर इसकी रोकथाम की सलाह दी है और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू का निफाज अमल में लाए। वहीं गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया अपनी तैयारियों में जुट रही है। गाजियाबाद कोविड अस्पताल के डॉक्टर PG त्यागी से हमारे नुमाइंदे रोहित ने बातचीत की। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए थे। इसको लेकर हम डॉक्टर BP त्यागी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के देखे गए गाजियाबाद में 2 मामले सामने आए, इसको लेकर कितनी सावधानी बरतनी चाहिए और इसके क्या क्या लक्षण हैं? जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके लक्षण हैं बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जुकाम होना और हल्का फीवर होना। लेकिन ये इतना डेंजरस नहीं पाया गया अभी तक की स्टडीज़ में जितना अपना डेल्टा वेरिएंट था। लेकिन ये 7 गुना तेज़ी से फैलता है उसके मुकाबले। अब देखना ये है कि जितने भी नए केसेस अब आ रहे हैं, जैसे गाजियाबाद में आज का डाटा है कि 38 केस
अभी तक हुए हैं उसमें से 23 केस अभी एक्टिव हैं, 3 केस अभी अलग अलग अस्पताल में दाखिल हैं। उनके लिए उनकी जीन एनालिसिस होके ये पता लगेगा क्या वो ओमिक्रॉन है। जो पिछले कोविड में देख तमाम शोबों के सरकर्दा मेहमानों और पेशावर अफराद की निगरानी में बेटर कोची रिस्पांस ग्रुप शहर के लिए साफ सुथरा अवामी बैतुल खुला बनाना चाहता था, लेकिन इन सहूलियातों के लिए जमीन का हुसूल एक तवील अमल है। इस मसले से निपटने के लिए ग्रुप ने इस्तेमाल शुदा कार्गो कंटेनर्स में बैतुल खुला तैयार किए हैं। ये बैतुल खुला एक पार्टनर एजेंसी के जरिए हिफाजत और हिफाजान सेहत के आला तरीन मयारात के साथ बनाए गए हैं। मिशन वाटर की एक खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। I don't belong to Kochi. I belong to Trivandrum. So when I came to Kochi, I found that Kochi is a fast-growing city when compared to any other place. The problem with a fast-growing city is that you have to have infrastructure and other facilities growing parallel to the development. Gathered a group of over 25 people working in different fields so they can appropriately advise the government and to take up various projects in time and in a fast manner. The sanitation is very important because we have found that any modern city you should have good public toilets. People measure a city's value by looking at the public toilets. In Kochi, a lot of public toilets, but they are not maintained. So integrated the construction and the maintenance into one system so that people need not worry much about the maintenance. We chose container as a basic model for making these toilets because it can be placed anywhere. If you build a structure very close to the road, you may not get permission and a lot of problems with licensing and things like that. A container can be put any place and easily it can be done very fast because the toilet is made elsewhere in the factory and brought to the site and erected there. So you save a lot of time. So that is the idea of the container toilet which we have.